नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ओडिशा में हुए रेल हादसे को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री या रेल मंत्री घटना स्थल पर जाते हैं तो स्वयं रचा जाता है, जैसे भगवान प्रकट हो गए हों। जहां 300 लोगों की मृत्यु हो गई हो, वहां जाना उनका काम है। वो अलग बात है कि वहां कूलर लगे थे और शव डंपर में गाजर मूली की तरफ फेंके जा रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार को जब जब कटघरे में खड़ा किया जाता है तो सिर्फ ध्यान भटकाया जाता है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि सवाल है कि क्या सीबीआई और एनआईए सच में कुछ कर पाएगी। कानपुर और कनेरू रेल हादसे की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। आज 7 साल बाद भी इन मामलों में चार्जशीट दायर नहीं हुई है। जो इस मामले में एक्सपर्ट हैं उनसे इसकी जांच करानी चाहिए, ना कि सरकार की विफलता से ध्यान हटाने के लिए एनआईए और सीबीआई को इन मामलों में शामिल करना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ओडिशा में हुई ट्रेन दुर्घटना को लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है, क्या सीबीआई पता करेगी कि ट्रैक की मरम्मत और नए ट्रैक बिछाने का बजट जो 2018-19 में 9,607 करोड़ था, वो 2019-20 में घटकर 7,470 करोड़ क्यों हुआ? क्या सीबीआई ढूंढेगी कि रेल चिंतन शिविर में जब हर जोन को सुरक्षा पर बोलना था, वहां सिर्फ एक ही जोन को क्यों बोलने दिया गया और इस शिविर में सारा ध्यान वंदे भारत पर केंद्रित क्यों था? क्या सीबीआई मालूम करेगी? सीएजी की रिपोर्ट में जिक्र है कि 2017-21 के बीच 10 में से करीब 7 हादसे ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से हुए, या फिर ईस्ट कोस्ट रेलवे में सुरक्षा के लिए ट्रैक मेंटेनेंस का परीक्षण क्यों नहीं हुआ? क्या सीबीआई पता लगाएगी कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की फंडिंग 79% कम क्यों की गई? क्या सीबीआई मालूम करेगी कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष को सालाना 20,000 करोड़ का बजट क्यों आवंटित नहीं हुआ, जैसा कि वादा था? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 3 लाख से ज़्यादा पद रेल विभाग में खाली क्यों हैं? क्या सीबीआई पता करेगी कि लोको चालक से 12 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी क्यों कराई जा रही है? अमेरिका में राहुल गांधी को सुनने आए लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की है। न्यूयॉर्क के जैकब जेविट सेंटर में राहुल गांधी की सभा में करीब 4,000 लोगों ने शिरकत की। राहुल को सुनने आए मुंबई के रहने वाले तुषार पाटवेकर अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहे हैं। वह भी उत्साहित कदमों से इमारत में प्रवेश कर रहे थे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, अब देश में इतनी महंगाई हो गई है कि हमारे माता पिता के लिए भी हम जैसे छात्रों को पढ़ाई के लिए पैसे भेजना बहुत मुश्किल हो गया है। अब नफरत की राजनीति से देश नहीं चल सकता। अब तो राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अब राहुल गांधी के इस दौरे की भारत के प्रधानमंत्री मोदी के पिछले दौरों से तुलना की जा रही है। मोदी के 2014 के न्यूयॉर्क दौरे में हुई सभा में 20,000 तो हाउडी मोदी में 50,000 लोग आए, लेकिन राहुल गांधी तो अभी सांसद भी नहीं है। राहुल गांधी की सभा में आए कुछ लोगों ने कहा कि वो पहले मोदी को समर्थन देते थे। उनमें से एक हैं वसंत कुमार, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि 2014 में मैंने मोदी को समर्थन दिया था, लेकिन नोटबंदी के बाद से लगा कि सरकार अब सही काम नहीं कर पा रही है। लोकतंत्र में मजबूती लाने के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। भारतीय मूल के गिरी अमेरिका में फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद अब फार्मासिस्ट हैं। वो कहते हैं कि उनके कई दोस्त अब भारत में तथाकथित नफरत की राजनीति से ऊब गए हैं। वो मानते हैं कि देश को नुकसान हो रहा है। मणिपुर में शांति बहाली की राह इतनी आसान दिख नहीं रही है। मणिपुर के सरोऊ इलाके में सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के एक समूह के बीच 5 से 6 जून की दरमियानी रात हुई गोलीबारी में असम राइफल्स के 2 जवान घायल हो गए, एक जवान शहीद हो गया। इसके साथ ही मणिपुर के कागचिंग जिले के सुगनू में ग्रामीणों ने एक खाली हुए शिविर में आग लगा दी। इस शिविर में यूनाइटेड कुकू लिबरेशन फ्रंट के उग्रवादियों ने शरण ली थी। ये अकेला शिविर नहीं है जिसमें आगजनी की घटना हुई है। ग्रामीणों का यह हमला तब हुआ है जब कांगचिंग जिले के सुकनू में कांग्रेस विधायक के रंजीत के घर सहित करीब 100 खाली पड़े घरों को जलाने की घटना हुई थी। खाली घर इसलिए हैं क्योंकि हिंसा के दौरान लोग घरों को खाली कर राहत शिविरों या सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर में आरोप लगाने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं। इससे पहले महिला पहलवान ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने 2 बयान दर्ज कराए थे। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 7 महिला पहलवानों में अकेली नाबालिग ने अपने आरोपों को वापस ले लिया है।
सूत्रों के मुताबिक 17 वर्षीय महिला पहलवान ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने एक नया बयान दर्ज किया है। अदालत में दिए गए बयान को साक्ष्य माना जाता है। अब ये कोर्ट फैसला करेगा कि आरोपों को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, और ट्रायल से तय होगा कि किस बयान को सेक्शन 164 के तहत तरजीह दी जाए। मालूम हो कि दिल्ली पुलिस में दर्ज एफआईआर में नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण पर कई बार यौन अत्याचार का आरोप लगाया था। हालांकि अब मजिस्ट्रेट के सामने नया बयान दर्ज करने की बात सामने आ रही है। वहीं इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता रोबेका जॉन ने कहा है, मैं हैरान नहीं हूँ, ऐसे मामलों में गिरफ्तारी में देरी शिकायतकर्ता को दबाव में डालती है। इस तरह के संघर्ष लंबे और दर्दनाक होते हैं। जब महिलाएं ऐसे मामलों में सामने आती हैं तो वे अपना जीवन और करियर दांव पर लगा देती हैं। बता दें, कहा जा रहा है कि इससे ब्रजभूषण को पॉक्सो में बड़ी राहत मिल सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं क्या ये दबाव में किया गया है। महिला पहलवानों के समर्थन में राकेश टिकैत ने कहा है कि 9 तारीख को जंतर मंतर कूच करने का कार्यक्रम भारतीय किसान यूनियन ने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार से बातचीत चल रही है, गृह मंत्री से ये लोग मिले हैं। इनके कहने पर हम 9 जून को जंतर मंतर वाला प्रदर्शन स्थगित कर रहे हैं। जो आगे पहलवान तारीख देंगे हम उसमें उनका साथ देंगे। सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी के मामले में दायर पुलिस चार्जशीट महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इस चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने सट्टेबाज को मदद का भरोसा दिया था। उन्होंने उससे कहा था कि वो देवेंद्र जी से कहकर उसकी मदद करा देंगी। सट्टेबाज और उसकी बेटी के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके 2 दिन बाद अमृता फडणवीस ने यह पेशकश सट्टेबाज से की थी। मुंबई की एक विशेष अदालत में हाल ही में दायर चार्जशीट में अमृता फडणवीस और जयसिंघानी परिवार के बीच कई कथित टेलीफोन चैट अटैच हैं। 493 पन्नों की चार्जशीट में अनिल जयसिंघानी, उनकी बेटी अनीक्षा और उनके चचेरे भाई निर्मल को घूस मांगने और अमृता फडणवीस से पैसे ऐंठने की कोशिश के मामले में आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट से जुड़ी इस रिपोर्ट को डेक्कन हेराल्ड, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी अभी जेल में हैं, लेकिन उसकी बेटी अनीक्षा और चचेरे भाई निर्मल की जमानत हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों के तबादले पर लाए गए अध्यादेश को लेकर विपक्षी दलों से लगातार मुलाकात की है। इसी कड़ी में अब वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। सपा सूत्रों का कहना है कि बैठक का समय अभी तय नहीं हुआ है। केजरीवाल के साथ आप सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह में होंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कई दलों से मुलाकात की है। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा मौजूद रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बाद एक क्रोनोलॉजी समझाई है और साथ ही सीबीआई जांच को हेडलाइन मैनेजमेंट बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने अभी बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर अपनी रिपोर्ट भी नहीं दी है। उससे पहले ही सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई। ये कुछ और नहीं बल्कि हेडलाइन मैनेजमेंट है, क्योंकि सरकार डेडलाइन पूरा करने में पूरी तरह से विफल है। उन्होंने कहा कि अब इस क्रोनोलॉजी को ध्यान कीजिए। सबसे पहला 20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस कानपुर के पास पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना में 150 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। दूसरा 23 जनवरी 2017 तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस दुर्घटना की एनआईए जांच कराने की मांग की। तीसरा 24 फरवरी 2017 प्रधानमंत्री ने कहा कि कानपुर रेल दुर्घटना एक साजिश है। 21 अक्टूबर 2018 अखबारों में रिपोर्ट आई कि एनआईए इस मामले में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। 6 जून 2023 कानपुर ट्रेन हादसे पर एनआईए की अंतिम रिपोर्ट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक खबर नहीं आई है, कोई जवाबदेही नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।